आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास MPPSC सोशल वर्क की है, जहाँ पे सोशोलॉजी में समाजकारी को अलाइड सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है, सह विषय के रूप में रखा गया है। मैंने आप लोगों से यूनिट 1 और यूनिट 2 और 3 कवर कर दिया है। अब इसके संबंध में कुल टोटल जो भी प्रश्न आएंगे हम आप लोगों से बातचीत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे सामने जो है 51 है, क्योंकि इससे पहले जो है मैंने आप लोगों से 50 क्वेश्चंस एक वीडियो में बता रखा हूँ। प्रश्न कहता है कि जब कुछ व्यक्ति अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक नियमबद्ध संगठन का निर्माण करते हैं तो वह संगठन कहलाता है। 4 ऑप्शन आप बताएं ज़रा, उस संगठन को हम क्या कहेंगे? जहाँ कुछ व्यक्ति अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बात कर रहे हैं, बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर? 4 ऑप्शन। संस्कृति तो ऑप्शन में है ही नहीं। डी समिति। सर कुछ उद्देश्यों के लिए। देखिए यहाँ प्रश्न है कि आपसे पूछा जा रहा है कि जब कुछ व्यक्ति, हाँ समिति आएगा इसका, ठीक है, जब कुछ व्यक्ति अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक नियमबद्ध संगठन का निर्माण करते हैं तो उस संगठन को अगर हम बात करें तो समिति कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट माना जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। वहीं जनरीति किसे बोलते हैं? समिति, अच्छा जनरीति सर फोकवेज होता है। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ जनरीति होती क्या है। बेसिकली जब समुदाय के अनेक व्यक्ति, कितने व्यक्ति? अनेक व्यक्ति एक साथ एक ही तरह के उद्देश्यों की पूर्ति करने का प्रयत्न करते हैं तो वह एक सामूहिक घटना होती है जिसे फोकवेज कहते हैं, यानी जनरीति कहते हैं, है ना। याद रखिएगा, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। अच्छा सवाल है, ज़रा जवाब बताइएगा। मॉडर्न सोशोलॉजी नामक पुस्तक, मैंने 2 विद्वानों के बारे में लास्ट टाइम में जिक्र किया है, तो ज़रा बताइए इस किताब के लेखक कौन हैं? सर गोल्डनर सर, डी। बिल्कुल। आप लोगों ने जो जवाब मुझे यहाँ पर दिया है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, आप लोगों ने मॉडर्न सोशोलॉजी की बात किया है, तो मॉडर्न सोशोलॉजी जो पुस्तक है उस पुस्तक के लेखक गोल्डनर है। सही जवाब आप लोगों का आया है, ठीक है। और गोल्डनर ने इस किताब के बारे में, देखो मैंने आपको इससे पहले भी चर्चा कर रखा हूँ इस तथ्य पर, और यहाँ पर बात भी करना चाहूँगा कि गोल्डनर के साथ एक विद्वान था मॉलकॉम्स, मैंने आपको जिक्र भी किया था, ठीक है। मॉलकॉम्स वॉल्टर की किताब आई थी मॉडर्न सोशोलॉजी थ्योरी के रूप में, ठीक है। और आधुनिक समाजशास्त्र के जनक के रूप में बेसिकली हमें देखने को मिला आप ऑगस्ट काम्टे को मॉडर्न में, और समाजशास्त्र के दूसरे पिता के रूप में हर्बर्ट स्पेंसर का नाम देखने को मिला। और जो मॉडर्न सोशोलॉजी किताब है और जो थ्योरी है वो बेसिकली 1993 मैंने आपको बताया है, इसी प्रश्न में डाला गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? एक बार बताइए आप लोग। जी सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकवेज नामक पुस्तक का प्रकाशन, ठीक है, फोकवेज नामक बुक जो है उसका प्रकाशन कब किया गया? विलियम ग्राहम समनर, इनका पूरा नाम अगर हम बात करें इस किताब में तो WG समनर का नाम आता है। और ये किताब कब लाई गई थी आपको बताना है।
सर 1907 में। हाँ, बेसिकली 1906 में फोकवेज किताब हमें देखने को मिली है और 1906 ऑप्शन में तो है नहीं। हाँ सर ऑप्शन में नहीं था, इसी वजह से मैंने 1907 कहा। हाँ, तो 1907 यहाँ पर फिर करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है कि सामाजिक नियमों के संग्रह को हम क्या कहते हैं? सामाजिक नियमों के संग्रह को हम लोग सर संस्था। संस्था कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन आपका ए करेक्ट माना जाएगा। यहाँ पर संस्था कहते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 और आपसे कह रहा है कि संस्था के संबंध में कौन सा कथन है वो सही है संस्था के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहली, संस्था अस्थाई होती है, अस्थाई नहीं होती है, संस्था अस्थाई होती है। सर इसका बी आंसर आएगा क्योंकि हस्तांतरित होती है। हाँ, संस्था, प्रत्येक संस्था की संरचना होती है, ये भी गलत हो जाएगा। और केवल अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आप बी देख रहे हैं यह ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा आपका। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किस विद्वान द्वारा दी गई है? मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किस विद्वान द्वारा दी गई है आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर नाम अगर हम बात करें E.T. हीलर का नाम आता है और ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। बट मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि हाइमन द्वारा 1942 में इसको लाया गया, लेकिन इसी अवधारणा को व्यवस्थित रूप से विकसित करने का जो श्रेय गया वो गया रॉबर्ट मर्टन का। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं परिस्थिति और भूमिका को लेकर, ध्यान रखिएगा, अरस्तु ने अपनी एक किताब लिखा था, अरस्तु की किताब है वो, और उस किताब का नाम है पॉलिटिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं राजनीति। ठीक है, याद रखिएगा। इस किताब में परिस्थिति और भूमिका दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक आता है सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति और भूमिका। तो सामाजिक परिस्थिति और भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण विचार प्रकट करने वाले कुछ विद्वान हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, एक विद्वान का नाम आता है लिंटन, एक विद्वान का नाम आता है मर्टन, एक विद्वान का नाम आता है पार्सन्स, एक विद्वान का नाम आता है डेविड और एक विद्वान का नाम आता है हीलर। अब इनमें से देखिए, क्या लिंटन किसी ऑप्शन में है, डेविड किसी ऑप्शन में है, पार्सन्स किसी ऑप्शन में है, मर्टन किसी ऑप्शन में है, हीलर किसी ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं तो केवल सी ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपको जाएगा वो सी वाला करेक्ट रहेगा आपका। ठीक है, परिस्थिति के संबंध में ये सवाल था। ठीक है, इसे आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ पर्सनालिटी एक किताब थी। उस किताब में पहला समाज वैज्ञानिक था जिसने अपने पुस्तक में दर्शाया, रॉल्फ लिंटन ने, कि परिस्थिति की भूमिका अवधारणा का विस्तृत व्याख्या किया। और ये नाम ध्यान रखिएगा, लिंटन का नाम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और रॉल्फ लिंटन ने, मैं आपको बताना चाहूँगा, लिंटन का नाम ही इस महोदय ने सन 1936 में 1936 में स्टडी ऑफ मैन एक किताब लिखा और इस किताब में परिस्थिति के दो प्रकार बताए गए थे। पहली परिस्थिति थी प्रदत्त को जन्म परिस्थिति कहा गया,
और एक परिस्थिति थी अर्जित, जिसको प्राप्त परिस्थिति कहा गया। ठीक है, तो अर्जित परिस्थिति वो होती है जो एक्वायर किया जाता है समाज में, त्रुटि हो या व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर परिस्थिति होती है ये अर्जित की। और जो जन्म से होता है वो बेसिकली जिस स्थिति या सामाजिक पद प्रतिष्ठा के लिए व्यक्ति का कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, जो स्थिति जन्म से ही प्राप्त हो जाती है, उसे प्रदत्त कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेना, शूद्र वर्ग की तुलना में उनको सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होना, ये बेसिकली जन्म परिस्थिति का नाम बताता है या प्रदत्त परिस्थिति के बारे में बताता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। मुख्य परिस्थिति की अवधारणा, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा E.T. हीलर नामक समाजशास्त्री के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर सी। और नेक्स्ट सवाल पर बात करेंगे। परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा से संबंधित अब बताइए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, किसका नाम लगाएंगे? सर लिंटन आएगा। सी सर। यहाँ क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 57 का, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। प्रदत्त परिस्थिति किस समाज का द्योतक होता है, आपको बताना है। द्वितीयक सर। नहीं, यहाँ प्रदत्त परिस्थिति किस समाज का द्योतक होता है ना। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ, प्रश्न सिंपल है, प्रदत्त परिस्थिति किस समाज का द्योतक होता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जाएगा बंद समाज। अगर हम बात करें महत्व के आधार पर, प्रदत्त परिस्थिति का महत्व परंपरागत समाजों में अधिक होता है। आधुनिक समाजों में अर्जित परिस्थिति अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। और प्रश्न हमारे सामने है, प्रदत्त परिस्थिति किस समाज का द्योतक है, तो वह ऑप्शन नंबर आपका बंद समाज यानी सी आपका करेक्ट रहेगा। सी ऑप्शन। सर जी सर, ये द्वितीय समाज प्रदत्त समाज के बारे में सब बता दीजिए सर। देखिए, प्रदत्त यहाँ पे अगर हम बात करें इसके संबंध में, प्रदत्त परिस्थितियों की तुलना पर बात की गई है कि इसमें कुल कितने भाग और किस तरीके के पार्ट होते हैं। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रदत्त परिस्थिति क्या होती है और अर्जित परिस्थिति क्या होती है। जब प्रत्येक परिस्थिति के आधार पर कर्तव्य होते हैं तो वह व्यक्ति को निभाने होते हैं। ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो वो मुक्त समाज को रिप्रेजेंट करता है। और जब परिस्थिति प्रतिमान मूल्य और शासित आता है तो वह एक प्रकार से बृहद समाज का पार्ट होता है। जब परिस्थिति विशेष समाज की सांस्कृतिक स्थिति को निर्धारित होती है तो यह बेसिकली द्वितीयक समाज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में कि व्यक्ति जो करता है उसी को हम भूमिका कहते हैं। यह कथन किसका है? बताएं। यह कथन किसका है? मैकाइवर पेज का, सर लिंटन आएगा। भूमिका, नो सर, भूमिका से रिलेटेड सर लिंटन आई थिंक। हाँ सर, डी लग रहा है। ओके, देखिए प्रश्न में दिया कि व्यक्ति जो करता है उसी को हम भूमिका कहते हैं। परिस्थिति व सामाजिक पद है जो कि रहने वाले के लिए उनके व्यक्तिगत गुणों और सामाजिक सेवा के अतिरिक्त आदर, प्रतिष्ठा और प्रभाव
की कुछ मात्रा निश्चित होती है, कुछ मात्रा निश्चित होती है। ऐसे संबंध में अगर हम बात करते हैं, व्यक्ति जो करता है उसी को हम भूमिका कहते हैं। ये बात आगवर्ण की है, यह बात आगवर्ण की है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और जब हम बात करते हैं डेविस के बारे में, डेविस कहते हैं कि परिस्थिति किसी भी सामान्य संस्थात्मक व्यवस्था में किसी पद की सूचक होता है, और ऐसा पद जो समाज द्वारा स्वीकृत हो और जिसका निर्माण स्वतः ही होता हो, जो जनरीति और रूढ़ियों से संबद्ध हो, वह डेविड के अनुसार भूमिका का पार्ट निभाता है, भूमिका का पार्ट निभाता है। तो यहाँ सही जवाब अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। अगला सवाल हमारे सामने दिया गया है, ज़रा बताएं इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने है। सर उपार्जित। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 है और मैंने आपको पढ़ा रखा है, अभी भी व्याख्या भी कर रहा हूँ। विशिष्ट परिस्थिति होता है, माता पिता की परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति कही जाएगी, ठीक है, विशिष्ट परिस्थिति के रूप में रखा जाता है इनको। ऑप्शन सही जाएगा ए वाला, ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा। और इसी में अगर आपसे पूछा जाए एक मित्र, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक विवाहित व्यक्ति, तो भी यह विशिष्ट परिस्थिति का ही पार्ट निभाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्पल के तौर पे आता है, पूछा जाता है, ये एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। बताइए 61 क्वेश्चन। अधिकांश भूमिकाएं होती हैं, व्यक्तिमूलक, अनन्य। अधिकांश भूमिकाएं बेसिकली अगर हम बात करें तो अन्योन्य होता है, और ये सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अन्योन्य भूमिका होती है। अर्जित परिस्थिति किस पे आधारित है? आसान सा सवाल। अर्जित योग्यता पर। हाँ, योग्यता पर आधारित होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। बताइए, सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा एक समूह के पद हैं, यह परिभाषा किस विद्वान की है? पुरोहित, बीरस्टीड का है। किसका है ये? बीरस्टीड का है। ऑप्शन आपका जो जाएगा वो बीरस्टीड ही करेक्ट रहेगा। परिस्थिति अर्जित नहीं की जाती है, वो आपका देखो, अभिनेता, धनवान, मालिक, ये पुरोहित होती है। हाँ, ये अर्जित होता है, लेकिन जो पुरोहित होता है ये अर्जित नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। किसने भूमिका समुच्चय की अवधारणा को विकसित किया? मर्टन। सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा ये, ठीक है, और ये लिंटन सी होगा। मर्टन आपका करेक्ट रहेगा। जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किस विद्वान का है? चार्ल्स पुलिस हावेल का। जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है? मजूमदार मदन का है। बहुत फेमस सवाल है ये, जाति एक बंद वर्ग है ना।
ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। भारत का सबसे प्राचीन वेद आपका अगर देखा जाए तो ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। स्तरीकरण समाज का उच्च तथा निम्न सामाजिक इकाइयों में किया गया समतल विभाजन है। यह कथन किस विद्वान का है? सर रेमंड मूरे का। सही जवाब रेमंड मुर्रे का है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। पश्चिमी समाज में स्तरीकरण का आधार है, जरा बताएं कि पश्चिमी समाजों में स्तरीकरण का आधार क्या हो सकता है? सर वर्ग आएगा आई थिंक। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वर्ग होगा यहाँ पर। बात करते हैं जाति मार्ग है, बंद, खुला, निश्चित, अनिश्चित। सर बंद। जाति मार्ग है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या होना चाहिए सुषमा जी? सर बंद आएगा। सर बंद ऑप्शन। ओके, आशुतोष सर बताइए। सर बंदी लग रहा है सर मुझको भी। ओके, सही जवाब, अगर मैं आपसे बात करूं, आपने सही जवाब दिया है। यहाँ पर जाति जो होती है एक बंद मार्ग है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है, करेक्ट है। जाति में अनेक क्या पाए जाते हैं? बहुत आसान सा सवाल है। वर्ण भी होते हैं, उपजातियां होती हैं, उपजातियां भी होती हैं। सर उपजातियां होगी। हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जाति में अनेक उपजातियां पाई जाती हैं, ये करेक्ट रहेगा आपका। सर यहाँ पे उपजाति नहीं होता तो सर वर्ण लगाते क्या? जाति में वर्ण, देखो नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, वर्ण नहीं आएगा। हाँ, वर्ण नहीं बल्कि धर्म भी देखो, सब हर समाज में धर्म पाए जाते हैं, है ना। वर्ण भी सही नहीं था, उपजातियां ही करेक्ट होती हैं। क्लास कहते हैं वर्ग, वर्ण नहीं वर्ग। वर्ग होता तो आप सोच सकते थे। जाति में अनेक वर्ग हो सकते हैं और उपजातियां तो होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। सेरोकिन तथा बेवर ने स्तरीकरण के किन आधारों का उल्लेख किया है? 73 नंबर का सवाल है। सर डी ऑप्शन। सेरोकिन और बेबर ने स्तरीकरण के किन आधारों का उल्लेख किया है? सही जवाब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आर्थिक, राजनैतिक और व्यावसायिक, ये तीनों पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। अगला सवाल कहता है कि वंशानुक्रम मानव जीवन को प्रभावित करता है। 4 ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 74। मानसिक गुणों के विकास में। मानसिक गुणों के विकास में वंशानुक्रम मानव विकास को प्रभावित करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड सही जवाब होगा आपका। सिग्मंड फ्रायड का है ये। ओके, कहने का तात्पर्य सिगमंड फ्रायड, ओके सही। माता पिता द्वारा अपनी संतान में कतिपय गुणों को हस्तांतरित करने को ही वंशानुक्रम कहते हैं, बात सही है। तो यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा आती है? मकाइवर पेज नहीं, बेनेडिक्ट का नाम आता है। बेनेडिक्ट ऑप्शन ए है, ए आपका करेक्ट रहेगा। यहाँ पे मनुष्य को जन्म देता है
यह बात किस सिद्धांत में कही गई है? मनुष्य मनुष्य को जन्म देता है। मेंटल का होना चाहिए क्योंकि ये वंशानुक्रम से रिलेटेड है। मेंडल का और ये मेंडल का सिद्धांत मटर पे आता है। मटर पे एक्सपेरिमेंट किया, मटर पे किया था। वंशानुक्रम को तो दर्शाता है, भी बट तो फिर सर ऑप्शन में फिर सी फिर मुझे लग रहा है कि सी आना चाहिए। सी करेक्ट है। मूल जीवाणु तत्व की निरंतरता का सिद्धांत मनुष्य मनुष्य को जन्म देता है, इसी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। थर्ड सही है। हेरिडिटी जीनियस नामक एक किताब है और इस किताब के लेखक कौन हैं आप बताएंगे? गाल्टन, आई थिंक गाल्टन। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा है ये, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि है जीनियस होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, फ्रांसिस गाल्टन। और ये किताब आई है 1869 में। 1869 में आई है, ध्यान रखिएगा। हेरिडिटी जीनियस, फ्रांसिस गाल्टन का नाम आता है। ऑप्शन सही रहेगा आपका पहला, यानी ए। प्रजातियों का अध्ययन करने वाले विद्वान का नाम बताना है आपको। प्रजातियों का अध्ययन करने वाले विद्वान का नाम। सर बी गिलबर्ट। सी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78 और ऑप्शन आप कह रहे हैं सी आना चाहिए। ओके सर मेरा बी। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो किलनबर्ग, जो ऑप्शन आप सी देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी 78 में, यह ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। जी सर। हाँ, ये ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। प्रजातियों का अध्ययन करने वाले जो विद्वान हैं वो बेसिकली किलनबर्ग हैं, और इसी का पार्ट में क्रम विकास का एक सिद्धांत होता है, इसी में चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है ना। तो क्रम विकास के सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया है, ध्यान रखेंगे आप लोग, चार्ल्स डार्विन, है ना। और प्रजाति का मतलब होता है वर्तमान मेधावी मानव की जीव वैज्ञानिक विशेषता के आधार पर प्रत्येक वर्ग जो होता है वंशानुक्रम के द्वारा शारीरिक लक्षणों में पर्याप्त समानता होती है। तो किसी प्रजाति वर्ग जिसमें सभी लोगों के बीच नस्ल या जन्मजात संबंध पाए जाते हैं तो वह भूमिका प्रजातियों का अध्ययन के अंतर्गत आती है। तो एक विद्वान थे क्रोबर कहते हैं प्रजाति एक प्रामाणिक प्राणी शास्त्री है, और प्रजाति का अध्ययन करने वाला पहला कोई विद्वान था, उनका नाम था किलनबर्ग। ऑप्शन सही रहेगा आपका यहाँ पर सी। पर्यावरण वह सब कुछ है जो मनुष्य को चारों ओर से घेरे हुए है। यह कथन किसका है? जिन्सबर्ग का। ऑप्शन ए जिन्सबर्ग का आएगा ये। जिन्सबर्ग का। भौगोलिक पर्यावरण को दो भागों में विभाजित किया है, नाम बताइए। सरल तथा जटिल। नियंत्रण और अनियंत्रण। अनियंत्रित आएगा। बिल्कुल। भौगोलिक पर्यावरण मानव जीवन को प्रभावित कैसे करता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से करता है। बिल्कुल सही जवाब। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से भौगोलिक पर्यावरण मानव जीवन को प्रभावित करता है।
अगला सवाल, भौगोलिक तत्व ही हमारी सभी संस्थाओं को प्रभावित करती है, यह विचारधारा किसकी है? सर भौगोलिकवाद। सर समाजवाद। भौगोलिक तत्व ही हमारी सभी संस्थाओं को प्रभावित करती है, तो भौगोलिकवाद ही तो होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डी। जी सर। मनुष्य पृथ्वी की संतान है, उसे पृथ्वी से अलग नहीं रखा जा सकता है, बताइए। कल की ही क्लास में शायद हुआ था ये प्रश्न। ओडम का होना चाहिए। ओडम ही करेक्ट जवाब है। यहाँ ओडम ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन अगर हम बात करेंगे तो ओडम का ही नाम आता है, पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपना वंशानुक्रम मिथकीय महिला पूर्वजों से जोड़ती है? मिथकीय का मीनिंग क्या होता है? मिथ्या, मिथकीय महिला पूर्वजों से जोड़ती है। सर ये ऑप्शन राजस्थान की मीना जनजाति। देखिए, किसी विशिष्ट भाषा संरचना में बाधा ना हो, वो राजस्थान की मीना जनजाति है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, जहाँ जनजाति अपना वंशानुक्रम मिथकीय महिला पूर्वजों से जोड़ती है। इसका मतलब अब ये कि परंपरागत और पौराणिक जैसे जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज है, उनको जोड़ता है आपका राजस्थान की मीना जनजाति। ऑप्शन सही है पहला वाला। सर ये भी एक्सप्लेन कर दीजिए सर, असम की खासी जनजाति सर। ओके, असम की खासी जनजाति, देखिए हर स्टेट में अलग अलग जनजातियाँ होती हैं। जी सर। तो खासी, जिसको खासिया या खासा भी कहते हैं, यह एक जनजाति है जो भारत के मेघालय, असम और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में निवास करती है। तो ये जनजातियां पहाड़ियों में रहने वाली एक मात्र कुल मूलक जनजाति होती है। मात्र कुल मूलक जनजाति होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक आपको ध्यान रखना है, बिहार की हो जनजाति, ठीक है, और हो समुदाय की अपनी संस्कृति और रीति रिवाज है। ये नेचर के जो हैं उपासक होते हैं, अपने अपने गोत्र के कुल देवता होते हैं। वो लोग मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की पूजा अर्चना नहीं करते हैं, बल्कि अपने ग्राम देवता, ठीक है, देशावली को अपना अगर हम बात करें सर्वे सर्वा मानते हैं हो जनजाति। और यह क्या होता है सर? जी अभी आपने बताया ना देशाउल। हाँ, देशाउल मतलब एक प्रकार से ये अपने गांव के जो देवी देवता होते हैं उनकी एक पूजा करते हैं। तो अपने ग्राम देवता देशाउल, उनकी जैसे एक पूर्वज हैं, देवता है उनकी, मानते हैं देशाउल, उसी को मानते हैं सर्वे सर्वा। ठीक है, जैसे आप भी किसी ईश्वर को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। जी सर। तो हाँ, वैसे ही एक बिहार में भी हो जनजाति वाले लोग मानते हैं देशाउल। ठीक है, एक होता है महाराष्ट्र की वलीस जनजाति। क्या होता बताइए? सर अभी तक नहीं सुना मैंने। ओके, देखिए वलिंस, वारली, ये एक
आदिवासी भारत महाराष्ट्र राज्य के कुछ भागों में पाए जाते हैं, है ना, और गुजरात के सीमा तटीय क्षेत्रों के आसपास भी पाए जाते हैं, पहाड़ी होते हैं। ये अपनी खुद की धार्मिक मान्यता, परंपरा, संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। महाराष्ट्र के वलीस जनजाति। यहाँ सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। औद्योगिक समाजों में पर्यावरण का व्यक्तित्व पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा है? क्वेश्चन नंबर 85। सर डी आएगा। हाँ सर। बिल्कुल। व्यक्तिवादिता, सहिष्णुता, जीवन के लिए संघर्ष औद्योगिक समाज में पर्यावरण का व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। तो ये जो ऊपर के 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि ऑप्शन नंबर आप डी को लगाएं। उपरयुक्त सभी करेक्ट रहेगा यहाँ पे। औद्योगिक समाज में पर्यावरण का व्यक्तित्व पर व्यक्तिवादी, सहिष्णुता और जीवन के लिए संघर्ष, यह सभी जो है प्रभाव डालते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो है 4th करेक्ट रहेगा, डी। आगे बात करते हैं हर्शल कोलविट्स। हर्शल कोलविट्स के लिए संस्कृति का अर्थ क्या बनता है, बताएं जरा। क्वेश्चन नंबर 86। पर्यावरण का मानव निर्मित अंश। पर्यावरण का मानव निर्मित अंश ही ऑप्शन सही है यहाँ पर पहला। बात करते हैं कि पर्यावरण के 4 वेद भौतिक, जैविकी, सामाजिक, संस्थागत किस प्रकार विद्वान ने बताया है, या किस विद्वान ने बताया है इसको, 4 वेद को? सर आप आगमन और निम्न का सही लग रहा है। आगमन देखिए, यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे तो नाम देखने को मिलेगा एल, ध्यान रखेंगे आप लोग, एल बनाई सामाजिक पर्यावरण में, साथ ही साथ पर्यावरण को संस्थागत, जैविक और भौतिक पर्यावरण को 4 भागों में डिवाइड किया है। 4 प्रकार की बताया है इन्होंने, और ये नाम देख रहे हैं। पर्यावरण बेसिकली परिवार, सहकर्मी समूह, स्कूल, समुदाय और संस्था, ये भी उसी का पार्ट निभाता है। और मुख्य रूप से तो पर्यावरण 3 ही भागों में बांटा गया है। एक भौतिक पर्यावरण, दूसरा जैविक पर्यावरण, तीसरा सामाजिक पर्यावरण। ठीक है सर, इनका पूरा नाम क्या है? एल बनाई का। एल बनाई ये एक पर्यावरणविद के रूप में जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम अगर हम जिक्र करें, पर्यावरण के 4 वेद, 4 भेद एल बनाई। चलिए, अभी इनका नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ठीक है, बाकी मैं आपको इनके बारे में बता दूंगा। सर ये लैडिन के बारे में बता दीजिए। लैडिम भी पर्यावरण से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। इन्होंने भी पर्यावरण के बारे में अपना स्टेटमेंट और कथन को लेकर बातचीत किया है, लैडिन। तो पर्यावरण के 2 भागों में डिवाइड करने वाले अगर कोई है तो यह लैडिम ही है, ठीक है। पर्यावरण के 2 भाग कौन कौन से हैं? पर्यावरण के प्रकार अगर हम बात करते हैं 2 भागों में, तो इन्होंने एक बताया कि भाई मानव निर्मित होता है, और एक इन्होंने बताया कि प्राकृतिक निर्मित होता है। और यह जिक्र करने वाला कोई विद्वान था तो लैडिम था, ठीक है, लैडिम था। बाकी आगबन निम्काफ के बारे में बात करें तो इन लोगों ने आंतरिक और बाहरी वातावरण को रिलेट करा दिया था, आंतरिक और बाहरी पर्यावरण को रिलेट कराया था, ठीक है। परंतु इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, एल बनाई का नाम।
क्वेश्चन नंबर 88, पर्यावरण का संबंध उन्हीं दशाओं से है जो हमें प्रभावित करती है, बताइए। सर इसमें डी ऑप्शन उन्हीं दशाओं से लीजिए जो हमें प्रभावित करेगी, वो बाहरी होता है। बाहरी नहीं सर, मुझे दोनों ही लग रहा था, आंतरिक बाहरी। पर्यावरण का संबंध उन्हीं दशा से लीजिए, आपसे कहा गया है जो हमें प्रभावित करे व्यक्ति को, हमें, वो होता है आपका बाह्य रूप से पर्यावरण। ठीक है, बनाई गई पर्यावरण से जो मानव निर्मित को रिप्रेजेंट करने वाली वो आंतरिक प्रक्रिया को बताती है। ऑप्शन सही होगा यहाँ पर बी। निम्नलिखित में से प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित कौन सी वस्तु है? खनिज पदार्थ। बिल्कुल सर खनिज पदार्थ। हाँ, खनिज, प्राकृतिक यही है। बिल्कुल। निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक निर्णायकवादी के रूप में जाना जाता है? मजूमदार आएगा, टीएन मजूमदार। ए सर। नहीं, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हंट जो है सैमुअल पी हंटिंगटन बोलते हैं, इनका नाम हंटिंगटन, इनका पूरा नाम है सैमुअल फिलिप्स। अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, सलाहकार हैं ये। ठीक है, इन्होंने इसके बारे में जिक्र किया है और वह नाम आता है भौगोलिक निर्णायकवादी। और भौगोलिक निर्णायकवादी में ऑप्शन नंबर अगर हम बात करेंगे तो बी करेक्ट जवाब होगा। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे। अगला सवाल हमारे सामने 91, समाज की वृद्धि के साथ भौगोलिक पर्यावरण की क्या दशा होती है? घटता है, बढ़ता है, स्थिर, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाएगा। सर बढ़ता जाता है। समाज की वृद्धि में एक साथ भौगोलिक पर्यावरण की क्या दशा होती है? तो वो बढ़ता जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर नो। समाज की वृद्धि के साथ भौगोलिक पर्यावरण को दशा घटता जाएगा, बढ़ता नहीं जाएगा। यहाँ पर ना सही जवाब होगा आपका, यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, है ना, घटता जाता है। समाज की वृद्धि के साथ भौगोलिक पर्यावरण, समाज की वृद्धि के साथ भौगोलिक पर्यावरण घटता जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, ए ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक निर्णायकवादी नहीं है? अभी आप बता सकते हैं। आई थिंक डी। सर ये लग रहा है जी सर, मेरे लिए ए लग रहा है, ए या बी। एड्रेस भी लग रहा है, नहीं है। एंडरसन नहीं है, नहीं, यहाँ पर डी होगा। जो है डेक्स्टर जो विद्वान है, ये भौगोलिक निर्णायकवादी नहीं है। बाकी ऊपर से 3 के 3 आ जाएंगे। ठीक है, 3 ऊपर से आ जाएंगे। अगला सवाल है हमारे सामने, पर्यावरण पशु जीवन को प्रभावित करता है जबकि मनुष्य वातावरण को, बताइए। सर रेड जेल। लेस्टर वार्ड होगा। लेस्टर वार्ड। हाँ, लेस्टर वार्ड। निम्नलिखित में से कितने संपूर्ण सामाजिक विरासत को सांस्कृतिक पर्यावरण का नाम दिया? मैकआइवर एंड ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी। मानव के सामाजिक जीवन में जैविकी अनुकूलन का महत्व सर्वाधिक होता है। सही बात है या गलत है या विवाद है या आंशिक रूप से सही है? सत्य सर। हाँ सर ए आएगा सर, सत्य जैविक रूप पर सर ए आएगा सत्य। मानव के सामाजिक जीवन में जैविक अनुकूलन का महत्व सर्वाधिक है। जैविक का है कि वातावरण का है, ये बताइए। सर वातावरण का होता है सर, इसमें विवादपूर्ण या बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ आपका असत्य है, ये कथन गलत लिखा हुआ है ना, असत्य असत्य। निम्नांकित तथ्यों का नाम कौन सा, निम्नांकित तथ्यों का कौन सा समूह सांस्कृतिक पर्यावरण से संबंधित माना जाएगा? सांस्कृतिक पर्यावरण से बी आएगा। लोक कथाएं कलात्मक वस्तु है। समूह सांस्कृतिक पर्यावरण क्या कानून, विश्वास, नैतिक नियम नहीं रहेगा? समूह सांस्कृतिक पर्यावरण से संबंध। सांस्कृतिक बोला है ना, तो सांस्कृतिक बेसिकली तो लोक कथाएं आती है, चित्रकला वगैरह आती है, नैतिक नियम भी आते हैं सांस्कृतिक में। तो कलात्मक वस्तुएं आएंगी, लोक कथाएं, चलो अच्छा आप कहते हैं कि भाई संगीत म्यूजिक वगैरह आ जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है समूह सांस्कृतिक पर्यावरण से संबंधित, क्योंकि नैतिकता होना ज़रूरी है, उसमें ट्रस्ट होना और लॉ इत्यादि बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिए कि सांस्कृतिक पर्यावरण से संबंधित कानून, नैतिक विश्वास, नैतिक विश्वास, विश्वास और फिर नैतिक मूल्य। ऑप्शन आपका सही जाएगा यहाँ पे सी वाला, सी ऑप्शन। किस विचारक का मानना है कि मानव के संपूर्ण पर्यावरण में मनुष्यकृत पर्यावरण को घटा देने से जो शेष बचता है उसी को प्राकृतिक पर्यावरण कहा जाता है? यह परिभाषा किस विद्वान ने दिया है? हाँ, सेरोकिन का नाम आएगा, ठीक है, सेरोकिन का। निम्नलिखित में से किस विशेषता को प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित कहा जाएगा? बताइए। 98 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से किस विशेषता को प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित कहा जाएगा? मानव से अप्रभावित विशेषता को प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित कहा जाएगा। ऑप्शन आपका जो जाएगा वो सी करेक्ट रहेगा यहाँ पर। सर एक बार समझा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल समझा देते हैं। देखिए प्रश्न हमारे सामने है, कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है, आपसे क्या प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा? ओके ओके, क्वेश्चन नहीं दिख रहा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस विशेषता को प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित कहा जाएगा? मतलब प्राकृतिक पर्यावरण आपको पता होना चाहिए। अब प्राकृतिक पर्यावरण बेसिकली अगर हम बात करें तो सभी वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, मिट्टी, चट्टान, माहौल और प्राकृतिक घटना की सभी सीमाओं के भीतर होते हैं और उसी में प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित मानव से अप्रभावित। आप समझ रहे हैं, क्योंकि जब इसका घटक भूमि, जल, वायु, पौधे और जानवर हैं तो मानव से अप्रभावित प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक पर्यावरण।
अरे भाई मानव निर्मित, मानव अगर कोई चीज़ बना रहा है तो मानव निर्मित। तो मानव निर्मित प्राकृतिक या पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। अब कोई घटना प्रकृति से हो रही है तो जाहिर सी बात है वो, तो उसमें मानव कहाँ प्रभावित होगा? हाँ, तो अप्रभावित। तो इसमें प्रश्न जो है प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित कहा जाएगा, प्राकृतिक पर्यावरण के संबंधित कहा जाएगा। मानव से अप्रभावित मतलब मानव से, देखो यहाँ पे नेगेटिव में ऑप्शन ले लिया है, प्रश्न पॉजिटिव में है लेकिन प्रश्न जो है जो ऑप्शन है वो नेगेटिव में ले लिया है। ऑप्शन आपका जो जाएगा वो आपका थर्ड ही सही है। ठीक है, बताइए। जी सर। ओके सर जी, कुछ नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का आधार है? सर उपयुक्त सभी। सर डी आएगा, उपयुक्त सभी। सही कह रहे हैं आप कि शारीरिक संरचना होगा, मनोवैज्ञानिक संरचना होगी, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना होगी। डी उपर्युक्त सभी करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी है ना। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्राणी शास्त्रीय आधार है? स्वास्थ्य, स्नायुमंडल, बुद्धि। उपर्युक्त सभी करेक्ट रहेंगे। हाँ, डी ऑप्शन सही रहेगा। किसने कहा है कि व्यक्तित्व के निर्माण में जो है आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का ही दोनों का ही महत्व है? किसने कहा है कि व्यक्तित्व के निर्माण में जो है आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों इम्पोर्टेंट है? भाई बहुत अच्छा सवाल, सही जवाब बताइए ऑप्शन। हाँ बहुत, हाँ ए करेक्ट है, अल्पोर्ट। किसी समान लक्ष्य के लिए विभिन्न व्यक्तियों या समूहों का परस्पर मिलकर कार्य करना ही सहयोग होता है, यह कथन किस विद्वान का है? सदरलैंड। सही जवाब, सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा यहाँ पर, सदरलैंड एंड वुडवर्थ। एकाकीकरण की प्रक्रिया किन कारकों पर निर्भर करती है? एकाकीकरण की प्रक्रिया किन कारकों पर निर्भर होती है? देखिए, समरूपता है, समूह का आकार भी है, शारीरिक गतिशीलता भी है, उपयुक्त सभी आ जाएगा। एक देखो, एकीकरण की प्रक्रिया किन कारकों पर निर्भर है? तो हाँ, कारक है ना, तो समरूपता, समूह का आकार, शारीरिक गतिशीलता, ये सब पर ही रहेगा, सब पर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। हाँ, डी। एकाकीकरण की प्रक्रिया किन कारकों पर निर्भर है? अच्छा, वही सवाल आ गया। परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है? बड़ा अच्छा सवाल। प्राथमिक समुदाय खुले का है ये। ओके, यहाँ सही जवाब होगा प्राथमिक, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति समान वस्तु या लक्ष्य को पाने के लिए होड़ या प्रयत्न करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? संघर्ष। समान लक्ष्यों के लिए सर प्रतियोगिता। हाँ, प्रतियोगिता आएगा। समान वस्तु या समान लक्ष्य, समान वस्तु या समान लक्ष्य प्रतियोगिता होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। बताइए, क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, संघर्ष एक प्रक्रिया है, बताइए क्या है? चेतन, अचेतन, पूर्ण चेतन? सचेतन आएगी। संघर्ष एक प्रक्रिया है, संघर्ष एक अंतहीन प्रक्रिया भी है। इसका मतलब कि संघर्ष हमेशा के लिए नहीं बल्कि रुक रुक के चलता रहता है ना। और फिर भी यहाँ पर रुक रुक चलने वाली जो प्रक्रिया होती है वो चेतन को ही बताती है, मतलब एक्टिव रहता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रतिस्पर्धा जन्म देती है क्या, बताइए? सामाजिकरण।
सामाजिक गतिशीलता में, सर। सामाजिक गतिशीलता। निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? प्रतिस्पर्धा सर। कौन सी सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया प्रतिस्पर्धा नहीं है। सहयोगी में सहयोग तो आ ही जाएगा, समायोजन भी आ जाएगा, सात्मीकरण भी आ जाएगा। ऑप्शन सी सही है। सर सात्मीकरण क्या होता है सर? सात्मीकरण नहीं, सात्मीकरण जो आप लोगों ने पियाजे के बारे में भी कल ही पढ़ा था, आत्मीकरण को लेकर, समावेशन को लेकर, ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शन बी और जो ऑप्शन आपका डी है, ये जीन पियाजे का ही शब्द है ना। तो हाँ, आत्मीकरण सात्मीकरण ही होता है। जैसे कोई चीज़ अगर जानकारी आपने मिली आपको, उस जानकारी को आपने एक्वायर कर लिया, अर्जित कर लिया, ग्रहण कर लिया, ठीक है, सकारात्मक दृष्टिकोण में, पॉजिटिव में, उस तथ्य को लेकर, तो वह सात्मीकरण होता है। और यह थ्योरी जो है जीन पियाजे की है, जीन पियाजे की। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विघटनात्मक नहीं है? व्यवस्थापन नहीं है, जो है विघटनात्मक प्रक्रिया। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। आज का ये आखिरी सवाल ले लीजिए कि व्यक्ति किन परिस्थितियों में जानबूझकर सामंजस्य स्थापित करता है? जानबूझकर संघर्ष में जानबूझ के नहीं करता है। नहीं सर, इसका समायोजन में सर, बी। समायोजन, ऑप्शन नंबर बी। बस आज के लिए इतना ही आप लोग रखिए, ठीक है ना। और कल भी आप लोगों को क्वेश्चन इसमें कराएंगे, और भी प्रैक्टिस वाले हमने क्वेश्चंस ले रखे हैं, इसके लिए कल हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। एक बार बता दीजिए, कंफर्म करिए।